तो आज जो है हम लोगों को एसजेएफ का प्रीएम्प्टिव वर्जन जो है देखना है। तो जो प्रीएम्प्टिव वर्जन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम। अब यहाँ ध्यान दो कि 4 प्रोसेसेस जो है सिस्टम में आ रहे हैं। P1 जो आ रहा है वो 0.0 पे आ रहा है, P2 जो है वो 2.0 पे आ रहा है, P3 जो है वो 4.0 पे आ रहा है और P4 जो है 5.0 पे आ रहा है। और बस टाइम क्या है, 7414। तो प्रीएम्प्टिव में क्या है, तो प्रीएम्प्टिव में ये है कि जैसे ही कोई नया छोटा जॉब आएगा हम उसको एग्जीक्यूट कराएंगे। तो P1 जो है वो 0.0 पे आया है, ठीक है, 0.0 पे आया है। तो यही पहला जॉब है। सिस्टम में अगला जॉब जो है वो 2.0 टाइम पे आ रहा है, यानी 0 से लेके 2.0 तक जो सबसे छोटा जॉब है वो है P1। तो हम लोग P1 को एग्जीक्यूट कराएंगे। तो P1 एग्जीक्यूट होगा 0 से लेके 2.0 तक एग्जीक्यूट होगा, यानी 2 सेकेंड्स जो है P1 हमारा एग्जीक्यूट हुआ। तो अब P1 के लिए रिमेनिंग टाइम कितना बचा, 7 चाहिए था, 2 दे दिया तो 5 बचा। अब हमारे पास नया जॉब आ रहा है P2, और P2 जो है वो 4 यूनिट टाइम की डिमांड कर रहा है। तो P2 2.0 पे आ रहा है और P3 जो है 4.0 पे आ रहा है। तो 2.0 से लेके 4.0 तक सबसे छोटा जॉब कौन सा है, P2 है। तो हम लोगों ने P2 को एग्जीक्यूट कराया, 4 चाहिए था, 4 यूनिट टाइम, 2 यूनिट टाइम जो है P2 को दे दिया गया। अब क्या है कि 4.0 पे हमारे पास एक जॉब आता है P3, और ये P3 कहता है कि हमको 1.1 सेकेंड्स का टाइम चाहिए। तो हम लोग कहेंगे कि चलो ठीक है, P3 करंट में सबसे छोटा जॉब है, तो हम लोगों ने P3 को एग्जीक्यूट कराया 5.0 तक, ठीक है, और P3 हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद सिस्टम में 5.0 पे एक नया जॉब आ रहा है, कौन सा, P4, और ये P4 बोल रहा है कि हमको 4 यूनिट टाइम चाहिए। तो अब हम कहेंगे कि यार तुमको 4 यूनिट टाइम चाहिए, और हमारे पास जो रिमेनिंग जॉब्स हैं उनको अगर देखो तो P2 के पास अब केवल 2 यूनिट टाइम की जरूरत बची हुई है। तो हम लोग P2 को जो है एग्जीक्यूट कराएंगे 7.0 तक, ठीक है, और P2 हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। P3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे सिस्टम में 2 जॉब पड़े हुए हैं। एक जॉब जो है P4 है जो 4 यूनिट टाइम की डिमांड कर रहा है, और P1 जिसको 5 यूनिट टाइम की जरूरत है। तो अब हम लोग P4 को एग्जीक्यूट कराएंगे, ठीक है, और P4 11.0 पे खत्म हो जाएगा। अब हमारे पास केवल एक जॉब बचेगा, वो कौन सा होगा, P1 होगा। तो P1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा 16 पे, ठीक है, P1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा 16 पे। तो जब भी ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करो तो यहाँ पे जो है एक और कॉलम बना लो रिमेनिंग टाइम का, ठीक है। तो अब चलो एवरेज वेटिंग टाइम देखा जाए P1 के लिए। तो P1 के लिए वेटिंग टाइम, P1 के लिए वेटिंग टाइम 0, ठीक है, यहाँ पे 0 है। उसके बाद P1 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। अब P1 जो है वो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे वेटिंग टाइम कितना है, 0।
यहाँ पे वेटिंग टाइम कितना है 0। और ये कौन इतनी कलाकारी कर रहा है? P1 का वेटिंग टाइम यहाँ पे है 0, ठीक है, और P1 का वेटिंग टाइम यहाँ पे निकालना है। तो P1 कब फ्री हुआ है? 2 पे फ्री हुआ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक P1 को वेट करना पड़ा, डेट इज 9। तो P1 के लिए वेटिंग टाइम क्या हो जाएगा 0 + 9 प्लस P2 को देखो, तो P2 2.0 पे आ रहा है और 2.0 पे उसको एग्जीक्यूशन मिला, तो यहाँ से यहाँ तो वेटिंग टाइम 0 प्लस P2 दोबारा एग्जीक्यूशन में आ रहा है यहाँ पे। कब एग्जिट हुआ है 4 पे, तो 4 पे एग्जिट हुआ है, 5 पे फिर से आ गया, तो 1 प्लस P3 देखो, P3 4 पे आया है और 4 पे ही एग्जीक्यूट हुआ है, 4 पे आया है और 4 पे ही एग्जीक्यूट हो गया है, तो वेटिंग टाइम हो गया P3 के लिए 0 प्लस P4 का वेटिंग टाइम देखो, P4 का वेटिंग टाइम, तो P4 आया है 5.0 पे और एग्जीक्यूट कब हो रहा है, कब उसको एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ है, तो 7.0 पे, तो वेटिंग टाइम कितना हो गया 2, यानी 9 + 1 + 0 + 2/4, और ये चीज कितनी हो गई है, ये चीज किस क्या हो जाएगी, तो 10 12/4, ये वैल्यू आएगी 3, ठीक है। तो जब भी सॉल्व करो प्रॉब्लम को, तो साथ ही साथ जो है रिमेनिंग टाइम मेंटेन करते हुए चलो, बिना रिमेनिंग टाइम मेंटेन किए हुए काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये रहा प्रीम्पटिव शेड्यूलिंग, प्रीम्पटिव वर्जन रहा शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का, ठीक है। अब थियोरेटिकली तो इट इज पॉसिबल कि सबसे छोटा जॉब आ रहा है, हम उसको एग्जीक्यूट करा ले रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ में अगर इसको काम इस पर करना हो तो दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि हम लोगों को एक मॉडल डेवलप करना होगा, और यहाँ पे जो है हम लोग अगले सीपीयू बर्स्ट के बारे में जो है प्रिडिक्शन करेंगे, ठीक है। अगले सीपीयू बर्स्ट के बारे में जो है हम लोग यहाँ पे प्रिडिक्शन करेंगे। यहाँ जो है हम लोग प्रिडिक्ट करेंगे और इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, टाउ n + 1 = अल्फा ऑफ Tn + 1 - अल्फा टाउ n, ठीक है। तो ये Tn क्या है, Tn है एक्चुअल लेंथ ऑफ सीपीयू बर्स्ट, एक्चुअल लेंथ, और टाउ ऑफ n + 1, टाउ ऑफ n + 1, इट इज प्रिडिक्टेड वैल्यू। हम लोगों को यही प्रिडिक्ट करना है, और अल्फा जो है वो एक कांस्टेंट, अल्फा एक कांस्टेंट है जो पास्ट को कंसीडर करेगा।
जो पास्ट को कंसीडर करेगा। मसलन ये जो फार्मूला है ये कैसे वर्क कर रहा है, तुम लोगों को हम एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। कहानी ये है कि तुम कॉलोनी वाली दुकान पे जाते हो सुबह सुबह, दूध का पैकेट, ब्रेड और मक्खन लेके आते हो, और ये तुम्हारा काम रोज का है। तो एक समय ऐसा आएगा जब दुकानदार तुमको देखेगा और ब्रेड, बटर और दूध ये तीनों निकाल के रख लेगा अपने पास। ठीक है, तो जब ये तीनों आइटम वो निकाल के रख रहा है, तो इन तीनों आइटम को निकाल के रखने की इंस्पिरेशन उसको कहां से मिल रही है? वो तुम्हारे पास्ट को इन्वॉल्व कर रहा है, तुम्हारे करंट डिमांड को प्रिडिक्ट करने के लिए। हो सकता है कि किसी दिन जो है तुमको इन तीनों आइटम के अलावा एक नया आइटम भी चाहिए होगा, हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो दुकानदार पूरी तरीके से गलत नहीं है, और इस बात की भी संभावना है कि तुम कहो कि आज जो है हम केवल दूध लेने आए हैं, ब्रेड और बटर की हमको ज़रूरत नहीं है। तो उस केस में भी हमारा दुकानदार जो है पूरी तरीके से गलत नहीं है। ठीक है, अल्फा एक कांस्टेंट है जो पास्ट हिस्ट्री को कंसीडर करता है। तो फ्यूचर को जब हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो हम लोग रिसेंट पास्ट को भी कंसीडर करके, कंसिडरेशन में लेके फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखो ये काम कैसे होगा। देखो ये जो टाउ ऑफ n प्लस वन है ना, देखो स्लाइड में ये कुछ ऐसे लिखा गया है, n इक्वल्स टू n टाउ। ये देखो ये चीज़ गलत है, ये होगा टाउ ऑफ n प्लस वन, टाउ ऑफ n प्लस वन। तो ये जो चीज़ है ये गलत है। ये क्या होना चाहिए? तो ये होना चाहिए टाउ ऑफ n प्लस वन। ठीक है, चलो अगली स्लाइड में आते हैं, कैसे ये प्रिडिक्शन हो रहा है। तो सीपीयू बर्स्ट दिया गया है, सीपीयू बर्स्ट दिया गया है, और ये गेस किया जा रहा है। तो ये जो वैल्यू कैलकुलेट हो रही है, ये वैल्यू जो है इसी के बेसिस पे कैलकुलेट हो रही है। ठीक है, हमने सबसे पहले मान लिया कि इनिशियली जो है हमारा टाउ n जो है वो 10 है। इनिशियली हमने मान लिया कि टाउ n जो है हमारा 10 है, और ये जो पॉपुलेट हो रहा है, देखो अल्फा की वैल्यू जो है 1.2 होगी। ये देखो यहाँ पे जो है इन्होंने कहा है कि अगर अल्फा की वैल्यू 0 है तो टाउ n प्लस वन जो है टाउ n के बराबर होगा, और रिसेंट हिस्ट्री का कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, रिसेंट हिस्ट्री का कोई रोल नहीं होगा। कब? जब अल्फा की वैल्यू 0 होगी। अगर अल्फा की वैल्यू 1 होगी तो केवल हम लोग सीपीयू बर्स्ट को ही कंसीडर करेंगे,
और अगर हम लोग अल्फा की वैल्यू 1.2 ले रहे हैं, ठीक है, तब हमारे पास जो है रिसेंट हिस्ट्री भी क्या होगी, कंसीडर की जाएगी, ठीक है। रिसेंट हिस्ट्री को अगर इक्वल वेट देना है तो अल्फा की वैल्यू को हम लोगों को 1/2 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम लोग जो है अभी इस स्लाइड को देखो, इस वाली स्लाइड को, इस वाली स्लाइड को देखो और ज़रा ये कैलकुलेट करने की कोशिश करो कि ये वैल्यू ऐसे किस तरीके से आ रही है ना। इसको पहले जरा तुम लोग